नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जून 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में सिर्फ एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और उसमें भी 3-4 पॉइंट निकल के आएंगे, लेकिन दो इश्यूज़ हम अलग से डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रेक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित। जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लेते हैं वो होता है रेक्यूजल ऑफ जज। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का पैट्रियार्की एंड रिलीजन से संबंधित, किस प्रकार से धर्म जो है वो पैट्रियार्की को समाज में उनकी जड़ें मजबूत करने का काम करते हैं। और तीसरा आर्टिकल हम यही डिस्कस करेंगे हिंदू का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रेक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। मतलब क्या होता है रेक्यूजल ऑफ जज का। जब देखो कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लेते हैं, मान लीजिए कोई केस जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के नतीजे के बाद वायलेंस हुआ, इस इशू से संबंधित केस गया सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने इस केस की सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि इस केस को किसी और जज को दे दीजिए, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। तो ये क्या हुआ? ये है रेक्यूजल ऑफ जज। सिंपल भाषा में, जब देखो कोई जज किसी केस की सुनवाई करने से मना कर देता है और चीफ जस्टिस को कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी पावर है, मास्टर ऑफ रोस्टर हो, आप ये केस किसी और जज को दे दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा होता क्यों है? मतलब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग क्यों कर लेता है? इसका आंसर है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, पहले आप एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद डेफिनेशन। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी एबीसी जंगल में कोई केमिकल फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही थी, लेकिन जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो सकता था, संभावना थी। तो इस केमिकल फैक्ट्री पर सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन ये केमिकल फैक्ट्री चली गई कोर्ट में। अब केस है सुप्रीम कोर्ट में एक जज के सामने, लेकिन देखो जिस जज के सामने केस है इस केमिकल फैक्ट्री का, उस जज के भी 10% शेयर हैं इस केमिकल फैक्ट्री में। समझ गए? मतलब केमिकल फैक्ट्री गई है सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जिस जज के पास केस गया है उस जज के खुद के शेयर हैं इस कंपनी में 10%। तो ये सिचुएशन क्या है? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जज जिसके पास केस गया है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त, क्योंकि उन्हें इस केस पर फैसला सुनाना है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अपने आप को पर्सनल फायदा भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री को अप्रूवल मिलता है तो उनको खुद को फायदा होगा, क्योंकि उस कंपनी में उनके खुद के 10% शेयर्स हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है। डेफिनेशन की बात करें, ये वो सिचुएशन होती है जब कोई ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अपने आप को पर्सनल फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिर से आते हैं इशू पर। इशू क्या है? मतलब जज अपने आप को कुछ केसेस की सुनवाई से क्यों अलग कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए देखो हाईकोर्ट के किसी जज ने कोई जजमेंट दी है। फॉर एग्जाम्पल, हाईकोर्ट के सामने केस गया था कि यूपीएससी जो है इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती। मतलब इंटरव्यू मेंबर्स के मूड पे डिपेंड करता है कि किसी कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर कैंडिडेट को जज किया जाता है। तो हाईकोर्ट के जज जिनका नाम है एक्स, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, यूपीएससी को आदेश दिया अपने वर्डिक्ट में कि यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी लेके आए इंटरव्यू के मार्क्स में। अब देखो यूपीएससी ने हाईकोर्ट के एक्स जज की इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में उस केस की सुनवाई होती, जिस जज ने हाईकोर्ट में ये वर्डिक्ट दिया था, उनका नाम था एक्स, उनका प्रमोशन हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब देखो ये जो यूपीएससी ने हाईकोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई थी ना, अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, ये केस भी उसी जज के पास चला गया, एक्स जज के पास, जिन्होंने हाईकोर्ट में उस केस का वर्डिक्ट दिया था। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि उनके खुद के केस
के खिलाफ अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक वो अपील सुनी जाती उनका खुद का प्रमोशन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हीं के केस की अपील जो है वो उन्हीं के पास चली गई। तो ये क्या हो गया, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में जज जो है अपने आप को अलग कर लेंगे इस केस की सुनवाई से। वो बोलेंगे अरे भैया मैंने ही तो वर्डिक्ट दिया था हाई कोर्ट में, तो मेरे केस की जो अपील है वो मेरे पास ही आ गई है, तो ये गलत है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए और किसी को ये केस, और किसी जज को ये केस दे दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जिसका हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, मान लीजिए किसी जज के पास किसी कंपनी से संबंधित कोई केस जाता है और उस कंपनी में जज के खुद के शेयर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जज उस केस से अपने आप को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायर पर्सनल एसोसिएशन। मान लीजिए जज के पास कोई केस जाता है जिसमें दो पक्षों के बीच में लड़ाई है, ए और बी, जिसमें से देखो ए जो हैं वो जज के रिश्तेदार हैं, फॉर एग्जाम्पल जज का डॉटर या फिर सन है, तो फिर यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जज अपने डॉटर या फिर सन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए जज केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी बार देखो ऐसा होता है कि जज के सामने कोई केस जाता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, ए और बी। अब जज बनने से पहले वो वकील थे, जज पहले वकील थे, और जब वो वकील थे तो उन्होंने ए के लिए केस लड़ा था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब वो जज बन चुके हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना, मतलब ए के लिए पहले वो केस लड़ चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन है कि वो ए की वकालत कर सकते हैं, मतलब ए का साथ दे सकते हैं, ए के पक्ष में फैसला दे सकते हैं, क्योंकि उनका एसोसिएशन रहा है ए के लिए, वो पहले ए के लिए कोर्ट में पेश हो चुके हैं वकील के तौर पर। तो ये चौथी सिचुएशन है जब कोई जज अपने आप को केस की सुनवाई से अलग कर लेता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एक्स पार्टी कम्युनिकेशन विद लॉयर्स और नॉन लॉयर्स। मान लीजिए जज के सामने जो केस है उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, ए और बी। ए पार्टी के जो वकील हैं या फिर ए पार्टी से जुड़े जो दूसरे लोग हैं वो सीधा जज को लिख देते हैं कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब आप बायस्ड होके इस केस की सुनवाई करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जज अपने आप को इस केस से अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, हमने सिचुएशन तो डिस्कस कर ली कि कब कोई जज अपने आप को केस की सुनवाई से अलग कर सकता है, लेकिन क्या कोई रूल भी है? ये तो जज की मर्जी हो गई ना कि वो केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करें या फिर ना करें। क्या किसी रूल में, क्या किसी एक्ट में दिया गया है कि उस सिचुएशन में जज अपने आप को अलग करेंगे ही, या फिर टोटली ये जज की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है, उनकी कंसाइंस पे डिपेंड करता है कि वो किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करें या फिर ना करें? तो इसका आंसर ये है नहीं, कोई खास रूल तो देखो है नहीं। ये टोटली जज की कंसाइंस और जज के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो किस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, 1999 का एक चार्टर है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ। ये एक कोड ऑफ एथिक्स है जजेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जज उस कंपनी से संबंधित केस की सुनवाई नहीं करेंगे जिस कंपनी में जज के शेयर्स हैं। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 की केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, केस में इन्वॉल्व जो पार्टी हैं उनमें से किसी भी पार्टी को लगता है कि जज जो हैं वो बायस्ड होकर अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं, तो ये रीजनेबल ग्राउंड है कि जज उस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर ले। और देखो सामान्यतः होता क्या है, जब कोई केस किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करते हैं ना, तो वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। वो रीज़न बता सकते हैं वकील को, मतलब केस में इन्वॉल्व जो वकील हैं उनको बता सकते हैं कि मैं इस केस से क्यों हट रहा हूँ, या फिर नहीं भी बता सकते हैं, बस उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर दिया बिना कोई रीज़न दिए। टोटली जज की मर्जी पर डिपेंड करता है। और जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लेता है तो वो केस जाता है चीफ जस्टिस के पास, क्योंकि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं किस केस की सुनवाई कौन से जज के द्वारा की जाएगी। तो चीफ जस्टिस जो हैं वो उस केस को फिर किसी दूसरे जज को एलोकेट कर देते हैं। इसके बाद हम जो ये रिक्यूजल ऑफ जजेस होता है, इसमें जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
इट अंडरमाइंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। देखो, जब कोई पार्टी केस में इन्वॉल्व, कोई पार्टी ए या बी, वो जज को बोलती है कि हमें भरोसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट होके इस केस की सुनवाई करोगे, तो इससे तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कम होती है ना। जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग करता है तो इससे ये भी संकेत जाता है कि वो जज कैपेबल नहीं है, मतलब जुडिशरी जो है हमारे देश की वो कैपेबल नहीं है अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के इंडिपेंडेंट होके, इम्पार्शियल होके केस की सुनवाई कर सके। तभी तो उस पर्सन ने अपने आप को केस से अलग कर लिया, उस जज ने अपने आप को केस से अलग कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ना, फॉर एग्जांपल ए या बी, ये भी बहुत चालाक होती हैं। ये जानबूझ के किसी जज के सामने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू रेज कर देती हैं, ना भी बनता हो तो भी रेज कर देती हैं। मतलब जानबूझ के बोल देती हैं कि हमें ऐसी आशंका है कि आप इंडिपेंडेंट होकर केस की सुनवाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इस जज के सामने से अगर केस की सुनवाई नहीं हुई तो केस जाएगा किसी दूसरे जज के पास, और दूसरे जज के साथ उन्होंने किसी प्रकार की सेटिंग की होती है। ये बहुत देसी वर्ड है, आंसर में नहीं लिख सकते, लेकिन उनको लगता है कि जब केस किसी दूसरे पर्टिकुलर जज के पास जाएगा तो संभावना ज़्यादा है कि वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे। इसे फोरम शॉपिंग भी कहा जाता है, कि जानबूझ के केस को ऐसे जज के पास लेके जाना जो उन्हें लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इशू है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का। देखो, कहीं कोई रूल तो लिखा नहीं हुआ है, तो ये तो टोटली इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता है। हमने इस आर्टिकल में जो इश्यूज डिस्कस किए वो तो देखो साफ साफ वाले इश्यूज हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या फिर नहीं बनता है। सेम सिचुएशन में एक जज की इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, सेम सिचुएशन में कोई दूसरा जज ये बोल सकता है कि नहीं, मैं केस की सुनवाई से अपने आप को अलग नहीं करूंगा, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। तो मतलब सेम सिचुएशन में अलग अलग जज की जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, डिले द प्रोसेस। जानबूझ के देखो काफ़ी बार हथकंडे अपनाए जाते हैं इस प्रकार का इशू रेज करके, ताकि केस की सुनवाई को डिले किया जा सके और भ्रम पैदा किया जा सके जनता में। तो ये हमने बात की इश्यूज की। अब आप एक दो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अभी तो हाल ही में क्या हुआ, ये वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के नतीजे के बाद वायलेंस जो हुआ था ना, इससे संबंधित केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले जज के पास जो केस गया तो वो कोलकाता के थे, वेस्ट बंगाल के थे। उन्होंने इस केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर दिया। फिर दूसरे जज के पास गया, वो भी वेस्ट बंगाल से थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। फिर तीसरे जज के पास गया है, तब ये मुद्दा सुर्खियों में आया है। क्या इस प्रकार से जो रेक्यूजल ऑफ जजेस होता है ये कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, देखो जस्टिस अरुण मिश्रा, अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं, इनके पास एक केस गया था 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित। इन्होंने उस केस पे अपना वर्डिक्ट दिया, लेकिन जो इन्होंने वर्डिक्ट दिया उस केस के खिलाफ फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस रिव्यू पिटीशन के जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसमें फिर से अरुण मिश्रा थे। तो इनको बोला गया पार्टीज ने कि आप ही के वर्डिक्ट के अगेंस्ट तो ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है ना, तो आप फिर से उस बेंच में हो जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करेगा, तो इसलिए आप उस बेंच से अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि आप ही के वर्डिक्ट के अगेंस्ट ये रिव्यू पिटीशन है। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं क्यों अपने आप को इस केस की सुनवाई से अलग करूं, क्योंकि जो पार्टी मुझ पर क्वेश्चन उठा रही है वो चाहती है कि कोई और जज इसमें आए और हमारे पक्ष में फैसला आ सके। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो अलग अलग जज की जो राय है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में वो अलग अलग हो सकती है। कंक्लूजन में एक बात देखो ये बोली जाती है, एक निश्चित रूल्स होने चाहिए कि कब कोई जज अपने आप को किसी केस की सुनवाई से अलग कर सकता है। क्योंकि देखो बिना रीज़न दिए, बिना कारण दिए जब कोई जज किसी केस से अपने आप को रिक्यूज कर लेता है, अलग कर लेता है, तो ये तो फिर एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी भी हुआ ना, मतलब अपने कर्तव्य से भागने वाली बात हुई ना। तो आपने कारण बताया क्यों आप किसी केस की सुनवाई से अपने आप को अलग कर रहे हो। तो प्रॉपर रूल्स होने चाहिए रिक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित।
और जब भी कोई जज अपने आप को किसी केस की सुनवाई से अलग करे तो वो कारण बताए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी देखो, जज जब कोई शपथ लेता है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की बात कही जाती है, और ट्रांसपेरेंसी वैसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ताकि जुडिशरी पर जनता का जो भरोसा है वो बरकरार रह सके। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिलीजन में पैट्रियार्की से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? मदुरई में दुर्गा टेम्पल है। यहाँ पर एक महिला ने क्लेम किया था कि मैं मंदिर में फुल टाइम पुजारी बनना चाहती हूँ। 2006 की ये बात है। मामला गया था मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला के उस क्लेम से एग्री किया और कहा कि भगवान के जो द्वार हैं वो जेंडर बायस से फ्री होने चाहिए। आमतौर पर धारणा ये है ना, पुजारी जो हैं वो सिर्फ मेल होते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि भगवान के द्वार जेंडर बायस से परे होने चाहिए। जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। भगवान के द्वार पर कोई भी पुजारी बन सकता है, मेल या फिर फीमेल, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। देखो, सबरीमाला जजमेंट जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, 10 से 50 वर्ग के बीच की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में एंट्री से संबंधित ये जजमेंट थी, काफ़ी प्रोग्रेसिव थी। तो इस जजमेंट के बाद मद्रास हाईकोर्ट की इस जजमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना जा रहा है। आर्टिकल में मेन जो इशू डिस्कस किया जा रहा है वो ये है, ऑलमोस्ट सभी धर्मों में वांटेडली कहें अनवांटेडली कहें पैट्रियार्की की जड़ें देखने को मिलती हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए क्या धर्म पैट्रियार्की को प्रमोट करते हैं? आपके मन में क्या आंसर आया है? आपके मन ने ये बोला होगा, अरे भैया कौन से धर्म की बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है धर्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैट्रियार्की को प्रमोट कर देते हैं? देखो, इसका आंसर है यस। बट क्वेश्चन ये उठता है कैसे धर्म जो है वो पैट्रियार्की को प्रमोट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है थ्रू रिलीजियस स्क्रिप्चर या फिर टीचिंग्स, या फिर देखो विभिन्न धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ या किताबें हैं उनमें महिलाओं के बारे में जब जिक्र आता है तो काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है महिलाओं का जो काम है वो नर्चर करने का है, केयर करने का है, जन्म देने का है। वैसे देखो ये सारी बातें महिलाओं के लिए पॉजिटिव लाइट में ही बोली जाती हैं, लेकिन इससे स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि महिलाओं का तो सिर्फ यही काम है, इससे ज़्यादा बढ़ के महिलाओं का काम नहीं है। और अगर आपने नोटिस किया हो विभिन्न धर्मों में मैन जो है, मैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो डिवाइन मैसेज है, जो भगवान का मैसेज है, उसको लेना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसको ट्रांसमिट करना, सारा जो काम है वो मैन को दिया गया है। जबकि महिलाओं का काम ये है कि जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करना। तभी तो ये बात निकल के आती है कि मंदिरों में पुजारी जो हैं वो मेल होते हैं। समझ गए? देखो, एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, एक धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे दूसरे धर्मों के एग्जाम्पल्स भी आएंगे। इसके बाद है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे हैं जिससे पैट्रियार्की प्रमोट हो जाती है? जैसे देखो, कई सारे धर्मों में मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी जो कि क्वाइट नॉर्मल है, नेचुरल है, इसे इम्प्योर माना जाता है। सबरीमाला केस में क्या था, 10 से 50 वर्ग के बीच की महिलाओं को मंदिर में एंटर नहीं करने दिया जाता था। या फिर इस्लाम में वो वुमेन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही हैं उनको कुरान को टच नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें इम्प्योर माना जाता है। काफ़ी सालों तक तो देखो सती प्रथा भी जारी रही। क्यों जारी रही? क्योंकि उस समय धारणा ये थी कि एक महिला की जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है अपने पति के बिना, इसलिए अगर पति की डेथ हो गई तो महिला का जो जीवन है वो व्यर्थ है। महिला को भी, यानी वाइफ को भी अब अपनी जान दे देनी चाहिए। तो सदियों तक ये जो प्रथा है वो चलती रही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी,
कि मंदिर को या फिर दूसरे धार्मिक संस्थानों को गवर्न करने के लिए जो बोर्ड होता है उसमें सिर्फ पुरुष होते हैं। रेयरली किसी महिला को आपने देखा होगा धार्मिक संस्थानों को गवर्न करने के लिए जो बोर्ड होते हैं। इवन देखो इससे भी ज़्यादा, क्या आपने कभी मंदिर में या फिर मस्जिद में किसी महिला को पुजारी या फिर मौलवी के तौर पे देखा है? रेयरली देखा होगा, मतलब नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ज़्यादातर धर्मों में आप देखोगे भगवान जो हैं, गॉड जो हैं, वो मेल हैं, फीमेल नहीं है। इसके बाद अब नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि जब देखो रिलीजियंस जो हैं उनमें पैट्रियार्की की झलक देखने को मिलती है, तो इसका फिर समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहला तो इम्पैक्ट देखो यही पड़ता है, अब पैट्रियार्की को एक लेजिटिमेसी मिल जाती है। जब नॉर्मल लाइफ में पैट्रियार्की को एक्सरसाइज किया जाता है ना, तो ये कह के जस्टिफाई कर दिया जाता है कि धर्म में भी तो यही लिखा गया है। तो धर्म के नाम पर पैट्रियार्की को जस्टिफाई कर दिया जाता है जब धर्म में पैट्रियार्की की झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो रिलीजन में पैट्रियार्की नोशन देखने को मिलते हैं तो फिर वुमन को इस प्रकार से मान लिया जाता है, वुमन तो फिजिकली वीक हैं, मेंटली वीक हैं, इमोशनली वीक हैं और मैन के अपेक्षाकृत इन्फीरियर हैं। ये सब नुकसान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पैट्रियार्की जो है वो वुमन के अलावा मैन को भी हर्ट करती है। आपके मन में आया होगा कैसे? देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, पैट्रियार्की के कारण मान लीजिए महिलाएं घर से बाहर निकल के काम नहीं करती, तो कितना जीडीपी को नुकसान होता है। अगर सभी तो छोड़िए, चलो जितने मैन बाहर काम करते हैं उतने ही वुमेन अगर बाहर जाके काम करें तो किस प्रकार से गरीबी ख़त्म हो सकती है, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जीडीपी कितने आगे बढ़ सकती है, सोच के देखिए। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पॉलिटिक्स के द्वारा देखो धर्म को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मासिस को यानी जनता को पोलराइज करने के लिए, जनता की भावनाओं से खेलने के लिए। इस प्रोसेस में देखो महिलाएं पिस जाती हैं। जैसे कोर्ट ने ये जजमेंट दी, प्रोग्रेसिव जजमेंट दी किसी धर्म में पैट्रियार्की के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ धर्म के कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, ये तो हमारे धर्म को स्प्रेस किया जा रहा है। मतलब समझ गए, जब कोई जजमेंट आती है किसी धर्म में पैट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए, तो फिर उसके खिलाफ विरोध होना स्टार्ट हो जाता है, पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, नुकसान भुगतना पड़ता है महिलाओं को, क्योंकि प्रोग्रेसिव जजमेंट आई थी, प्रयास हो रहे हैं उसको नलीफाई किया जाए। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है, क्या किया जाए? धर्म की असली एसेंस को बाहर लाया जाए। सब खेल देखो इंटरप्रिटेशन का है। देखो मैं आपको एक सिंपल पॉइंट देता हूँ, आप इस बात को समझ जाओगे। देखो विभिन्न धर्मों के जो ग्रंथ हैं, पवित्र किताबें हैं, वो एक कंटेक्स्ट में लिखी गई थी। उस समय देखो जमाना और था, उस समय स्थिति और थी, सोसाइटी कुछ अलग प्रकार की थी। आज सोसाइटी कितनी चेंज हो चुकी है। आज टिकटॉक का टाइम है टिकटॉक का टाइम है आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, पता नहीं समाज कैसा हो गया है। तो वही किताबें जो 1500-2000 साल पहले लिखी गई थी, उन सोशल सर्कमस्टांसिस में उनको अगर देखो आज आप वैसे ही इंटरप्रेट करोगे जैसी सिचुएशन 1500 साल 2000 साल पहले थी, तो कन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ही ना। यही गलती करते हैं आतंकवादी। आतंकवादी क्या करते हैं? पवित्र ग्रंथों को इंटरप्रेट करते हैं, बोलते हैं कि वही होना चाहिए जो ग्रंथ में लिख रखा है। भैया वो ग्रंथ जब लिखी गई थी, वो उस समय सिचुएशन तो अलग थी ना, उस समय सोसाइटी अलग थी, आज सोसाइटी अलग है। अगर आप बिल्कुल वर्ड्स पे चले जाओगे, बिल्कुल टेक्स्ट पे चले जाओगे, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो ही जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दिया जाए। ये सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा धर्म से पैट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो LGBT कम्युनिटी से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो किस प्रकार से
सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ब्रिटिशर्स के दौरान ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तब आईपीसी में सेक्शन 377 ऐड किया गया था। सेक्शन 377 के अंदर एक चीज़ ये बोली गई है कि एलजीबीटी कम्युनिटी का होना, लेस्बियन, गे, ये सब होना अपराध है। मतलब जब तक इसे डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, तो अगर पब्लिक में कोई अनाउंस कर देता मैं गे हूँ या फिर मैं लेस्बियन हूँ, तो उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 377 के तहत केस दर्ज हो सकता था। तो जब तक इसे डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था तब तक तो कोई पब्लिकली ये अनाउंस भी नहीं कर सकता था कि मैं गे या फिर लेस्बियन हूँ, क्योंकि उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता इस सेक्शन के अनुसार। तो काफ़ी सालों तक लड़ाई चलती रही। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट आया, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट को पलट दिया और कहा कि आपने जो ये सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है ये गलत है। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फिर से रिव्यू पिटीशन में एक प्रोग्रेसिव जजमेंट आया और उन्होंने आईपीसी सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी अब कोई भी पर्सन अपने आप को अनाउंस कर सकता है मैं गे या फिर लेस्बियन या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई दूसरा पर्सन हूं, तो अब उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता। केसेस के नाम देख लीजिए अगर प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर इवन मेंस में कोट करने के लिए। 2009 में जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था उस केस का नाम था नाज फाउंडेशन गवर्नमेंट वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले में आईपीसी सेक्शन 377 को फिर से क्रिमिनलाइज किया उस केस का नाम था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो अच्छा फैसला आया था उस केस का नाम था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो इस आर्टिकल में 3 इश्यूज की बात की जाती है। सबसे पहला इशू सेम सेक्स मैरिज। बेशक देखो आईपीसी सेक्शन 377 अभी डीक्रिमिनलाइज हो गया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के लिए अभी भी यूनियन गवर्नमेंट ने हामी नहीं भरी है। कोर्ट में केस गया था, जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया। उन्होंने कहा कि देखो बेशक आईपीसी सेक्शन 377 अब डीक्रिमिनलाइज हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल मिल गया है। इस पॉइंट के जवाब में राइटर जो है वो यूएस का एग्जाम्पल देते हैं। यूएस में एक जज थे जस्टिस एंथनी कैनेडी। उन्होंने कहा था कि मैरिज जो है वो देखो एक इमोशनल और सोशल वैल्यू वाला इंस्टीट्यूशन है और मैरिज का जो अधिकार है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। तो सेम सेक्स कपल को इस मैरिज के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी 29 देश ऐसे हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ है। इंडिया की सोसाइटी को भी अब इन वैल्यूज के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना चाहिए। दूसरा देखो आर्टिकल 15 जो है वो रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। लेकिन राइटर कहते हैं आर्टिकल 15 को अमेंड किया जाए और साफ तौर पर जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात भी लिखी जाए कि जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पे भी किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। साउथ अफ्रीका से हमें सीख लेनी चाहिए। साउथ अफ्रीका का जो संविधान है मई 1996 में आया था। उनके संविधान के सेक्शन 9 क्लास 3 में ये बोला गया है स्टेट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रेस, जेंडर, सेक्स, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ, इन सब के आधार पर स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो इंडिया को साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए, गांधी के देश को मंडेला के देश से सीखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है यूके का एलन ट्यूरिंग लॉ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। एलन ट्यूरिंग देखो एक कोड को डिकोड करने वाले पर्सन थे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मैसेज भेजा करते थे विभिन्न देश जो लड़ाई कर रहे थे कोडिंग में, तो उनको डिकोड किया करते थे ये एलन ट्यूरिंग। इन्होंने जर्मनी के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोड थे उनको डिकोड किया था, जिससे बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकी थी। लेकिन बाद में जब इन्होंने अनाउंस किया कि ये गे हैं तो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। काफ़ी बुरा हुआ था इनके साथ। हाल ही में यूके एक एक्ट लेके आया 2017 में जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग लॉ, जिसमें कहा गया कि वो सभी लोग जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था एलजीबीटी कम्युनिटी का होने के कारण उनको माफ़ी दी जाए।
जो लोग जिंदा हैं उनको तो ऑटोमेटिकली माफ़ी मिलनी चाहिए, और जो लोग मर चुके हैं उनको मरणोपरांत माफ़ी मिलनी चाहिए, पार्डन मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का कानून हमारे देश में भी आना चाहिए। लास्ट पॉइंट अवेयरनेस से संबंधित है। देखो, LGBT कम्युनिटी के बारे में कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। समाज में जन चेतना फैलाने की आवश्यकता है, खास करके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। जब तक देखो समाज LGBT कम्युनिटी को नहीं अपनाएगा तब तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना बंद नहीं होगा। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।